एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी मैंने, है ना। उस पर हमने एक ट्रिक पढ़ी है जिसकी हेल्प से हम किसी भी अजनबी रिएक्शन का भी एंथैल्पी निकाल सकते हैं। ये क्या था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही था ना। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन शुरू हो गया था। ओके, सो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन टू बी कंटिन्यू। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पहले से चल रहा है, वही चलेगा। एक बार रिकॉल करता हूं, ये क्या था? 1 मोल सब्सटेंस को पूरा जला देना है, तो जितने एंथैल्पी चेंज आएगी वही क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो 2 टर्म आया, एक तो पूरा जलाने का मतलब क्या है, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये हमेशा हमेशा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन हमेशा निगेटिव होगी, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, सॉरी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। जलेगी कोई चीज तो क्या होगा? एनर्जी तो रिलीज होगी ना, ऑलवेज एक्सोथर्मिक। उसके बाद कंप्लीट कंबस्शन का क्या माने हुआ? कंप्लीट कंबस्शन का क्या माने हुआ? मतलब जो एलिमेंट है, एलिमेंट शुड बी कन्वर्टेड, एलिमेंट शुड बी, कितना बड़ा है भाई शुड? हाँ, शुड बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर एक्सेप्ट सल्फर विच इज फॉर्म SO2। क्या मतलब है, समझाता हूं। इस एलिमेंट का कंबस्शन करा रहे हो ना एलिमेंट, वो अपना ऑक्साइड बनाना चाहिए। और कौन सा ऑक्साइड? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला। जैसे कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। नहीं समझ पाए आप लोग? अच्छा बताओ, हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +1। तो H अपने +1 का ऑक्साइड यानी H2O बनाना चाहिए। फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +5, तो वो +5 का ऑक्साइड P2O5 बनाना चाहिए। समझ रहे हो मतलब क्या है? एग्जाम्पल इसके हैं, P2O5 बनना चाहिए, CO2 बनना चाहिए, H2O बनना चाहिए, N2O5 बनना चाहिए एंड सो ऑन। लेकिन सल्फर को छोड़ के सल्फर SO3 बनना चाहिए। सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है, पर वो +4 में ही मेन एलिमेंट बनाता है, मेन ऑक्साइड सॉरी, तो वहां पर SO2 ही है बस। मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी नहीं आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर सुना है? तो बताओ N की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी पॉसिबल है? +5। तो +5 का ऑक्साइड बनेगा तभी मैं कहूंगा कंप्लीट कंबस्शन हुआ है। कार्बन का +4, तो जब +4 का ऑक्साइड बनेगा तभी कहूंगा कंप्लीट कंबस्शन। CO बना लोगे तो वो कंप्लीट कंबस्शन नहीं होगा। लेकिन सल्फर को छोड़कर, सल्फर +6 का ऑक्साइड नहीं बनाता, +4 का SO2 ही बनाता है। और 1-2-4 एग्जाम्पल तुम्हें चाहिए तो ले लो। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन नहीं हो गया, क्या सब हो गया, ETC। जलाता कौन है सबको? इन सब कंपाउंड को जलाता कौन है? ऑक्सीजन। तो अच्छा एक बात और, ये लोग जले हुए प्रोडक्ट हैं, समझे? ये जल चुके जितना जलना था, जल चुके जितना जलना था। तो जो ऑलरेडी कंबस्टेड हैं, क्या कंबस्टेड ही बोले अंग्रेजी में, जो पहले से बर्न्ड जले हुए ऑक्साइड्स हैं, उनकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन 0 होगी। सोचो क्या इसे और जला सकते हो? नहीं, ये जल चुका ना। तो इन सब की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, इन सब की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन इज टेकन टू बी 0। CO2 का थोड़ी ना फिर से फर्दर जलाओगे आप, वो तो ऑलरेडी पूरा तरीके से जल चुका है। इसी तरह से ऑक्सीजन लोगों को जलाता है, तो ऑक्सीजन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन नहीं ली जाएगी। इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो टेकन टू बी 0। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन के टर्म्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले मिक्स मत कर देना। किसका किसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता था? N2 का, H2 का, एलिमेंट्स का। कंबस्टन 0 नहीं होगा उनका,
तो मिक्स करोगे पक्का। ये O2 लिखा है, CO2 नहीं लिखा, बॉक्स के अंदर है O2। डन। मैं एक रिएक्शन लिखता हूं C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। बोलो क्या इस रिएक्शन की एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नाम दोगे? जलना, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन। जल्दी बोलो नहीं, क्यों नहीं दोगे? क्योंकि ये पूरा नहीं जला, अधूरा जला है, अभी इसकी आत्मा भटकेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये और जलेगा तो CO2 बनाएगा, इसलिए अभी फाइनल कंबस्शन नहीं। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, इस रिएक्शन की एंथैल्पी का कुछ और नाम दे सकते हो क्या? कुछ और? 50 थोड़ी पढ़ा अभी तक, 2 ही तो पढ़ा है। फॉर्मेशन कह सकते हो, फॉर्मेशन 1 मोल बना, यस। कहां से बना? एलिमेंट से बना। तो इसकी, मगर ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, समझ में आया? तो अगली रिएक्शन लिखता हूं मैं। NO को जलाओ, मत जलाओ। ट्रिक नंबर 3 लिखो, रॉकेट साइंस ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3, रूल नंबर 3, जो आप कहो कर लो। हाँ, 3 कहाँ, 2, मेरा दिमाग अभी थोड़ा एब्सेंट है। ट्रिक नंबर 2 है ना? ट्रिक नंबर 1 याद है? पूरा रिकॉल करो। किसी भी रिएक्शन के लिए हम उस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही हम इस ट्रिक का भी इस्तेमाल किसी भी रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। ठीक है, बस वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। वहां पर हमने लिखा था डेल्टा एच रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखा था, यहां पर कंबस्शन लिखेंगे ऑब्वियसली, ऑफ प्रोडक्ट लिखा था, यहां पर रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये है ट्रिक नंबर 3। लेकिन यार 3 क्यों बार बार आ रहा है? ट्रिक मतलब आपको कंबस्शन की एनर्जियां दिया होगा, आपसे पूछेगा उस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो। तो बताओ थर्मोकेमिस्ट्री की मैंने सबसे बड़ी बात क्या बताई है अब तक? सबसे बड़ी बात क्या बताई है? कोई की पॉइंट बताया है ना? एक बड़ी बात है बस। सबसे बड़ी तो एक ही होगी ना। सबसे बड़ी बात बताओ। हाँ, न्यूमेरिकल में क्या करना है? न्यूमेरिकल वर्ड सुनो, न्यूमेरिकल के दौरान सबसे पहले उस रिएक्शन को लिखना है जिसकी एंथैल्पी पूछेगा। सुना? ये सबसे बड़ी बात है। अगर वो रिएक्शन लिखना नहीं आता, सेवा समाप्त, टाटा बाय बाय। ठीक है, हाँ गुड लक होगा अगर वो दे के रखे रिएक्शन, जनरली देता नहीं है, लिखता है। तो एक क्वेश्चन करता हूं, वहां पर ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन, डेल्टा एस कॉम्बस्शन, combustion of cyclohexane is equal to -x किलो जूल। ये वहां कुछ वैल्यू होगी, हमें फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा एच कंबस्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन -y किलो जूल
डेल्टा एच कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू -g किलो जूल। इतना इतना दिया है। सवाल है फाइंड डेल्टा एच, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, फाइंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। तो ये रिएक्शन मैं खुद बता भी सकता हूं, ये आपसे मैं एक्सपेक्ट उतना नहीं करता, पर हाँ अगर कर लोगे तो अच्छी बात है। ये रिएक्शन आपको लिखनी है। ना जान छोड़ के न जाना प्यार, करो। सोचो पहले, सोचो पहले, सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, फैन चलाओगे तो कैसे करोगे। सोचा ये सब अलाउड है। तो ये देखो, अभी हम जब ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये लिखना भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैं इस सवाल को यहाँ पर इसलिए लाया क्योंकि मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी आखिर इस ट्रिक का मतलब क्या है। तो ये रिएक्शन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो दुखी नहीं होना है ना। हाइड्रोजनेशन अगर क्लास 10th में पढ़े होते तो लिख पाते। ये 10th की है, 10th की रिएक्शन। ऐसे इथीन लेता था प्लस H2 एरो के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन हेडिंग थी और 10th के बोर्ड में खूब आता था। वैसे यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन है। तो सोल्यूशन की तरफ रवाना होते हैं। सबसे पहले वो रिएक्शन लिखो जिसकी एंथैल्पी पूछा है और बैलेंस करके लिखो। ये है साइक्लोहेक्सीन, नाम तो सुना होगा। इसको एक H2 दिया जाएगा और बनाया जाएगा साइक्लोहेक्सेन। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, H2 का जुड़ना। क्लियर। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालिए। चलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने जा रहा हूं। जो इस रिएक्शन की एंथैल्पी होगी वही कहलाएगी हाइड्रोजनेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। ठीक है। तो ये तो सवाल आपसे इस फार्मूले को लाइक समझ पा रहे हो नहीं वो पता करने के लिए आया है। 6 मेंबर की रिंग है, उस पर एक डबल बॉन्ड है। तुम ये सब बिल्कुल नहीं जानते क्या क्या होता है ये? कहाँ आंसर है? अभी नहीं है, गलत है, गलत है। अगर आपने अपनी जिंदगी क्लास के दौरान एक दिन भी बात की है ना तो उसका असर तुम्हें सालों दिखेगा। सालों मतलब साल भर। तुम साल भर गलत आंसर निकालोगे। दो बार सेट क्यों लिख रही है? हटा, क्या करिए? रखो यहाँ पे कॉपी। गुड, करो अब। आप लोग रिंग देख के डर गए, मैं क्या बताऊं, उसको अंग्रेजी में लिख दो ना। ये है साइक्लोहेक्सीन, ये है साइक्लोहेक्सीन। आप रिंग देख के डर गए, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। साइक्लोहेक्सेन। इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना, ये बात समझ गए सब लोग? तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी किसके टर्म में लिखोगे? जो दिया होगा। क्या दिया है? कंबस्टन की फॉर्मेशन, इसलिए कंबस्टन वाली ट्रिक लगाओगे। तो इस इट इज इक्वल टू डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ रिएक्टेंट, कौन? साइक्लोहेक्सीन। ये हेक्सीन है प्लस डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ हाइड्रोजन माइनस प्रोडक्ट डेल्टा एच कंबस्टन ऑफ
साइक्लो साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है ना। वैल्यू पुट पुट पुट, सॉल्व सॉल्व सॉल्व। ये आएगा आपका कितना, साइक्लोहेक्सेन कितना थी, देखो आप कॉपी देखो सही से, माइनस वाई, और H2 का माइनस जेड, और साइक्लोहेक्सेन का तो ये माइनस एक्स, इससे वाला वो वाला साइन वाला, तो जाएगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड आंसर। आसान नहीं लगा, बट ये वैल्यू दी होगी वहां पर एक्स वाई जेड की जगह पर, सवाल पे थोड़ी ना एक्स वाई जेड दे भी सकता है मगर जनरली नहीं देता। उठ खड़ा हो, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़े जाओ, फिर सेकंड लास्ट में तुम दोनों खड़े जाओ, खड़े, हाँ दोनों खड़े जाओ, खड़ा हो। उसके लास्ट पे जो बैठा हो तो आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ इधर, आओ और इधर, हाँ खड़े रहो तुम दोनों ऐसे। अगला क्वेश्चन समझते हैं इसको, हाँ। फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज गिवन डेल्टा एच। अगर आपको पैर में दर्द हो तो आप बाहर भी जा सकते हैं, आप पे कोई जुल्म नहीं हो रहा है, इधर फॉलो दिस और फॉलो दैट। डेल्टा एच कॉम्बस्शन ऑफ कार्बन is minus x kilojoule. Delta H combustion of hydrogen is minus y kilojoule. Delta H combustion glucose is minus z kilojoule। करिए, चलिए शांतिपूर्वक करिए सभी लोग, अप्रोच समझ लो भाई, तो फिर मजा आ जाए, फिर क्या पूछना, खुशियां ही खुशियां। अप्रोच कैसे समझाता हूं मैं, सबसे पहले आप वो रिएक्शन लिखिए जिसकी एंथैल्पी पूछा है, फिर उस पर ट्रिक लगा दीजिए, ट्रिक। सो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। सबसे पहले वो रिएक्शन लिखो जिसके बारे में इसने आपसे दरख्वास्त की है। ज्ञान दे रहा है, उधर चल किनारे में, बात ना करो तो बेस्ट हो, बात करोगे तो वर्स्ट हो। हाँ जी बोलो, रिएक्शन बिल्कुल सही लिखी आपने, अब इस पर टिक नंबर सेकंड लगा दो, गुड। लेकिन 6 से मल्टीप्लाई करो ना, अब डायरेक्ट वैल्यू लिखो, हाँ हाँ ठीक है लिखो एक बार। समेशन तो समझने के लिए था ना, अब आपको तो एग्जैक्टली सब नहीं ना, ऐसे नहीं लिखेगी, इसको हटा, यहाँ 6 लिख, प्लस 6 ऑफ, ये 6H2 नहीं है कि है, अच्छा है, ठीक 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 ठीक। आपने रिएक्शन लिखी, जिस रिएक्शन में, वेरी नाइस, मज़ा नहीं आया, क्या गया ऑक्सीजन में से, वेरी गुड, या 6 ऑफ x, हाँ यही अप्रोच है। O2 का तो 0 हो जाएगा, है ना। ऐसे शांति से पढ़ोगे तो बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओ। अभी तुमने कुछ, अभी तो तुम गए ही नहीं कहीं, अभी तो क्या बोलते हो उसको, गड्ढे में हो, पहले गड्ढे से बराबरी में आओ, फिर आओ मार्केट के लेवल पे। मार्केट बहुत आगे है, 680 वाले बच्चे हर एग्जाम में लाने वाले बच्चे हैं, 680 700, 680 700, अभी तुम 300 पर स्ट्रगल कर रहे हो। कहते हैं ना गुड हैबिट्स हमें बनानी पड़ती है, बैड हैबिट्स खुद ब खुद आ जाती है। गुड हैबिट है बात ना करना, उससे बड़ा मुश्किल काम है, और बात करना तो कोई भी अपने आप मुंह खुल जाता है पक से ना। तुम तो सो रहे थे, फिर क्यों उठ गए?
सुधरोगे नहीं। चौथा बैच है, एक बताया था मैंने, अभी नया नया शुरू हुआ है। अभी वहां पे कल मैंने किस टीचर का नाम लिया था, अब उसमें कोई और आया है, तो इसलिए कह रहा हूँ गो एंड एंजॉय वेरिएंट्स। पहले रिएक्शन लिखूंगा मैं अगली स्लाइड पे, ठीक है। सी कार्बन 6 प्लस 3 नहीं 6H2। पहले देखो तुम लोग सोच रहे हो ये मास्टर अपने आप कैसे लिख रहा है। पहले आप एरो के इधर लिखोगे वो जो हमें बनाना है क्या, C6H12O6 टारगेट। अब टारगेट के हिसाब से एलिमेंट लोगे तो 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन गैस प्लस 3 O2 गैस। समझ गए बच्चों। इस पर टिक नंबर 2 लगा दो फटाफट। तो डेल्टा H रिएक्शन इज इक्वल टू 6 ऑफ डेल्टा H कंबस्शन ऑफ कार्बन प्लस 6 ऑफ डेल्टा H कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन प्लस O2 छोड़ दूं, O2 का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन 0 लूंगा, राइट, माइनस डेल्टा H कंबस्शन ऑफ C6H12O6। सारी वैल्यू पुट एंड सॉल्व। ये कितना दिया है कार्बन का, x दिया है तो माइनस 6x। H2 कितना दिया है, माइनस 6y प्लस, समझ गए, कहाँ कंबस्शन करना है, सवाल ने क्या पूछा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। मैं इस पर कभी सुसाइड अटेम्प्ट करूंगा। लोग डेफिनेशन को लगाते हैं ट्रिक में, कंबस्शन करना नहीं है, कंबस्शन दिया है तो किसी भी रिएक्शन पर तो कंबस्शन का ट्रिक लग सकता है ना। तो इस रिएक्शन का नाम है, इस रिएक्शन का नाम फॉर्मेशन है। क्यों, मैंने, मुझे दिखाओ क्या पूछा मैंने, फॉर्मेशन नहीं पूछा क्या, हाँ फाइन थर्टी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज है ना। तो फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखोगे, फॉर्मेशन की रिएक्शन पर कंबस्शन की ट्रिक लगाओगे। डेफिनेशन ऑफ कंबस्शन भूल जाओ, मतलब वैसे मत भूलना पर मिक्स मत करो इसके साथ। आगे बढ़ो। तुम जैसा इंसान देखा नहीं, तो यहां नहीं खड़ा हो सकता किनारे में आके, अभी भी बात कर रहा है उसके साथ, चल इधर आ, हाँ यहीं बैठ, तू उधर बैठ। आपको लगता है जिसके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होगी उसको जीएमसी कबूल करेगा? इसको जबरदस्ती पढ़ाना है, पढ़ पढ़। वहां पता है कितना पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में, जाके किसी सीनियर से पूछो। यहां पर पहले आपको नीट में मेहनत करनी है। मेहनत नीट इसलिए लेता है ताकि आप मेहनत करना सीख जाओ, तब जीएमसी जाओ, फिर ऑटोमेटिक मेहनत कर लोगे। अब जिसने मेहनत नहीं की, पैसों के बल पे बांग्लादेश चला गया, फिर वो 1-2 साल में भाग भी आता है वापस। ऐसे एग्जाम्पल नहीं देखे आपने, 1.5-2 साल में वापस भी आएगा, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं कर पाएगा, उसने मेहनत करना सीखा थोड़ी है। इसीलिए पहले तुम 100% दो अपना, फिर ना हो सिलेक्शन तो ऑप्शन देख सकते हो। क्योंकि होता है ना, कभी जनरल लग गया, बॉय लग गया, जनरल प्लस बॉय दोनों मिल गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। इसलिए अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन लेने से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले आपके अंदर मेहनत करने का जो एक हुनर है ना, वो आ जाना चाहिए, फिर आप किसी फील्ड में जाएंगे अच्छा करेंगे। समझ रहे हो नहीं, किसी फील्ड में भी जाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे तो भी एक दिन भीड़ से थोड़ा ऊपर ही रहेंगे। और मेहनत करना ही नहीं आता तो फिर क्या, घूमो टहलो ऐश करो, सब्सक्राइब करो अमर सिंह कॉलेज। नेक्स्ट। तो ये 2 डेफिनेशन हो गई, राइट। अगली हेडिंग की तरफ हम रवाना होंगे। क्या है वो, तो मैंने उड़ा दिया, गलती से लिख दिया मैंने। ओ ओ ओ ओ ना ना लिखो हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑक्सीकरण। सॉरी, लिखा क्या, लिख दिया, जिसने लिख दिया कट करे। एक थोड़ी कहानी सुनो, कहानी सुनो, सुनो।
चलो दो सब्सटेंस को जलाते हैं अलग अलग, एक है मीथेन, एक है इथेन, मीथेन एंड इथेन। तो इथेन में दो कार्बन है, ज्यादा कार्बन होगा तो वो ज्यादा हीट रिलीज करेगा, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इथेन का ज्यादा होगा, है ना। लेकिन टोटल एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, अब एक टर्म है, आपसे पूछा जाए बताओ मीथेन और इथेन में अच्छा फ्यूल कौन है, कौन सा फ्यूल बेहतर है, तो थोड़ी ये कह दोगे कि इथेन है क्योंकि वो ज्यादा हीट देता है, हो सकता है वो महंगा भी हो। बात को समझो भाई, अगर आप 1 ml पेट्रोल लेते हो और 10 ml लेते हो, 10 ml में ज्यादा हीट मिलेगी, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पर इस अमाउंट से थोड़ी आप ये कह सकते हो कि कौन सा सब्सटेंस बेहतर फ्यूल है। तो कंबस्टन जिसका करते हैं वो हमें हीट देता है, जितना हीट देगा उतना अच्छा फ्यूल होगा। लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी को पता करने के लिए हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को नहीं देखेंगे, बल्कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन पर ग्राम देखेंगे, पर ग्राम, कि 1 ग्राम ऑफ ए एंड 1 ग्राम ऑफ बी में से कौन सा सब्सटेंस ज्यादा हीट देता है। समझ गए, टोटल सब्सटेंस थोड़ी देखेंगे, ऑब्वियसली जिसका अमाउंट ज्यादा होगा वो ज्यादा देगा हीट, उससे आइडिया नहीं लगाएंगे बल्कि पर ग्राम से। तो एक टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू CV से लिखेंगे, C.V। ये क्या यूज किस लिए इस्तेमाल होता है, गिव्स आइडिया ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी, कौन सा फ्यूल बेहतर है। मोर द कैलोरीफिक वैल्यू मोर द फ्यूल एफिशिएंसी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैलोरीफिक वैल्यू, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा होगी। हाउ टू फाइंड कैलोरीफिक वैल्यू, वो उसके लिए बहुत सिंपल है। सी डेल्टा एच कंबस्शन, कंबस्शन इज डिफाइंड किलो जूल पर मोल, ओके, पर मोल के लिए है ना, 1 मोल जलाते थे आप, याद है, पर मोल के लिए। और 1 मोल में कितने ग्राम होता है, मोलर मास के बराबर। अमोनिया का 1 मोल होगा तो 17 ग्राम ना, 17 ग्राम। तो जो हीट सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू है वो है डेल्टा एच कंबस्शन डिवाइडेड बाई मोलर मास, मतलब मोलर मास, इससे निकालेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। और अब यूनिट पता है क्या बन जाएगी, किलो जूल पर ग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू इज द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन या हीट रिलीज्ड ऑन कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, नॉट 1 मोल, 1 ग्राम, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे, हीट एंथैल्पी चेंज इन कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस, नॉट 1 मोल, इसलिए मोलर मास से डिवाइड कर लिया गया। तो सारी बात एक तरफ, ये फार्मूला एक तरफ, मतलब कहने का है कि सब भूल जाओ पर याद रखो, जिसका ये ज्यादा उस वही अच्छा फ्यूल है, जिसका CV ज्यादा वही अच्छा फ्यूल है, ठीक है, गुड। अब 2-3 सब्सटेंस दे देगा, आपको बताना है कौन अच्छा फ्यूल है। चलिए आगे बढ़ता हूं, स्लाइड चेंज। मैंने यहां पर दिया फ्यूल, मैंने यहां पर दिया डेल्टा एच कंबस्शन, आप मुझे बताओगे यहां पर CV कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसे सवाल आता है। मीथेन -300, सोल दिया 48, रुक जाओ, मीथेन का है -48 किलो जूल पर मोल। दूसरा है इथेन, वो बंद करके बैठो, इसका है माइनस थोड़ा ज्यादा 60, 55 किलो जूल पर मोल। C3H328 H8, इसका है 80 किलो जूल
पर मोल। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर मॉड लेंगे, साइन से मतलब नहीं कहो कि साइन निगेटिव वाली बड़ी वैल्यू तो छोटी हो गई। इस चैप्टर में साइन बताता है बस निकली एनर्जी की लगी एनर्जी। यहां ये नहीं कि -200 इज स्मॉलर देन -100। मेरी बात समझ रहे हो? एक सब्सटेंस 100 जूल एनर्जी निकाल रहा है, दूसरा 200 निकाल रहा है, तो वैल्यू -100 और -200 होगी ना, लेकिन बड़ा 200 ही है, क्योंकि साइन तो बस ये बताता है कि एनर्जी निकली है कि एब्जॉर्ब हुई है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड लिया जाएगा ऑलवेज। क्लियर है ना? तो ये 3 की वैल्यू निकाल लो फटाफट। अप्रोक्सीमेशन भी निकाल सकते हो। पहले वाले क्या आएगा? -48 डिवाइड बाई 16 16 3 किलो जूल पर ग्राम। अब यहां पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। इसका कितना है? 30। तो देखो कितना अप्रोक्स में बताओ। 2 से थोड़ा कम आएगा, 2 से थोड़ा कम। वो 3 है, ये 2 से थोड़ा कम। आपको जरा गौर से देखो, हीट ऑफ कंबस्टन तो इसका कम है, इसका ज्यादा है, पर फिर भी फ्यूल ये अच्छा है। हट नालायको। 2 पॉइंट समथिंग 98 ऐसे कुछ करके किलो जूल पर ग्राम। 3 से तो कम है ना? अच्छा हाँ 1 पॉइंट तो चेक कर रहा था, 1 पॉइंट। अब ज्यादा वैल्यू बड़ी कौन सी है? मीथेन वाली सीवी। अगर आप ये देखते ना तो उल्टा हो जाता है। आइए यहां पर 80 डिवाइड बाई कितना? 40। ओके 12 44 तो 14 का 14 28 44 है ये। 2 बार जाएगा तो 88 हो जाएगा। ये भी 2 से कम रहेगा। तो अब थोड़ा अप्रोक्स में नहीं और थोड़ा एब्सोल्यूट में जाना पड़ेगा, तभी इन दोनों कंपेयर कर पाओगे। मेरी बात सुनो पहले। अब अप्रोक्स नहीं चलेगा, बिकॉज यहां पर भी क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग, यहां पे 1 पॉइंट समथिंग। तो थोड़ा एक्यूरेसी पे जाओ। 1 पॉइंट कितना और वहां कितना था फिर? पक्का 30 रुक जा करता हूं। 30 निकल गया, 25 25 बचा, 250 3 8 24 हाँ 8। वहां यहां 1.8 आएगा एग्जैक्टली। और यहां पर आएगा 1 टाइम जाएगा, 36 बचेगा। 36 मतलब 360, 4 6 4 8 32, 4 9 36, 1.9 प्रॉपर किलो जूल पर ग्राम। चलो बताओ सबसे अच्छा फ्यूल कौन? सबसे अच्छा फ्यूल कौन? तो फ्यूल एफिशिएंसी का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा सबसे अच्छा CH4। देखो ऐसा भी नहीं कि मास बढ़ा ये घटा, उल्टा पुल्टा भी नहीं है, इधर उधर कुछ भी हो सकता है, राइट। उसके बाद आएगा C3H8, फिर आ रहा है C2H6। इस तरह सवाल आता है। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? गुड। सोचना था मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हुआ है। अगली बात की तरफ चलते हैं। आप क्या करो, 2 एग्जांपल ले लो, कार्बन का, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड को जलाऊंगा, ग्रेफाइट को भी जलाऊंगा, ठीक है। और फिर बताओ कि किसकी हीट ऑफ कंबशन ज्यादा होगी और क्यों। थोड़ा अपना आइडिया लगाओ, तब तक फिर मैं कंसेप्ट बनाऊंगा। मैं तो प्रॉपर समझाऊंगा कैसे देखना है। पहले आप सोचो, कम 1 मोल ग्रेफाइट जलाऊं और 1 मोल डायमंड जलाऊंगा, तो ज्यादा हीट कहां निकलेगी? सोचो। वाह 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 वाह। इंजीनियरिंग नोट इज रॉकेट साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुनो, किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में
अगर कोई सब्सटेंस स्टेबल है, स्टेबल स्टेबल, तो वो, मैंने क्या बोला, एक्सोथर्मिक, तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए, राइट। अगर कोई सब्सटेंस स्टेबल है तो वो रिलीज एनर्जी का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट अपनी स्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए खा जाएगा। स्टेबल है तो पहले तो उसकी स्टेबिलिटी को तोड़ो, अनस्टेबल बने वो, तब तो जलेगा, समझ रहे हो। तो जो लो, ये बात कुछ इस चैप्टर की ही नहीं है, ये मैं कहीं भी इस्तेमाल करूंगा, तुम देखना, याद दिलाऊंगा कि जो सब्सटेंस स्टेबल होगा, स्टेबल, तो उसकी रिएक्शन में निकलने वाली एनर्जी का कुछ हिस्सा वो खा जाएगा, समझ गए, कुछ हिस्सा खाएगा, उससे ज्यादा नहीं जितना निकला है, उसका कुछ हिस्सा खा जाएगा। तो इसलिए ओवरऑल रिलीज एनर्जी घट जाएगी, यानी जो लोग स्टेबल होंगे उनकी रिलीज एनर्जी अनस्टेबल वालों से कम होगी। अब दूसरी लैंग्वेज, एक और सिंपल लैंग्वेज, क्या आपको पता है जो स्टेबल है वो कम रिएक्टिव है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव वो जल्दी रिएक्ट करेगा, तो उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, सिंपल है ना। तो दोनों बातें समझ लो, स्टेबिलिटी वाला ज्यादा सही बात है क्योंकि वो कहीं और भी लग सकता है, स्टेबिलिटी वाली बात ज्यादा आसान होती है। तो लिखो इसी बात को, नोट क्या कहता है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कामा स्टेबल रिएक्टेंट, स्टेबल रिएक्टेंट consumes some amount of released energy to overcome, तुम लोग पढ़ तो लेते हो ना राइटिंग, टू ओवरकम, क्या राइटिंग है, माय गॉड, मैं खुद ना पढ़ पाऊं, तुमसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। रिड्यूस्ड टू रिलीज एनर्जी, amount of released energy to overcome its, इस हाथ सही लिखता हूं मैं, शुरुआत ही खराब हो गई, released to overcome its what, stability, ठीक है, and hence तो थोड़ा पोलियो हो गया, and hence डेल्टा H रिएक्शन डिक्रीजेस, है ना, घट जाएगा। क्वेश्चन से हम इस बात को समझते हैं, क्वेश्चन से हम इस बात को समझते हैं, कंपेयर हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन इन फॉलोइंग, पेन चलाओ, तुम लोग बैठोगे बिल्कुल नहीं, इन, क्योंकि मैं आराम आराम लिख रहा हूं ना, इन फॉलोइंग रिएक्शंस, तो ए क्वेश्चन का पार्ट ए है, उसमें दो रिएक्शन दी गई हैं, सी ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2 गैस, इसकी जो डेल्टा H है ना, डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन, क्या वो कंबशन है -x किलो जूल है। दूसरी रिएक्शन दी गई है सी डायमंड,
सी डायमंड, उसको भी दिया गया O2, तेरा नाम O2 रख दूं, CO2 गैस रखो, तुम किसी का नाम O2, देखो कितना खुश हो जाए। आगे नहीं बोलूंगा। इक्वल टू माइनस वाई किलो जूल। बताओ जी कौन बड़ा, एक्स बड़ा कि वाई? क्या सवाल है ना? कंपेयर एच ओ सी, हीट ऑफ कंबशन। ग्रेफाइट और डायमंड में ज्यादा स्टेबल कौन? वाह वाह, मजा आ गया। डायमंड स्टेबल है, तो जितना भी ग्रेफाइट दुनिया में पड़ा है वो रातों रात क्या बन जाना चाहिए? डायमंड। स्टेबिलिटी इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। दुनिया चाहती है स्टेबल की तरफ जाए, है ना? तो पेंसिल, 5 रुपए की पेंसिल लाओ, 5 लाख का गोल्ड वो डायमंड पाओ। कौन ज्यादा स्टेबल है? ग्रेफाइट। इसलिए क्या होगा, ग्रेफाइट में जो एनर्जी लगनी थी, सुनो वे अच्छे से। अब पहले मान लो दोनों में 100 निकला, 100 एनर्जी निकली दोनों, ठीक है। अब स्टेबल कौन था? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या करेगा, उस 100 में से कुछ खा लेगा टू ओवरकम द स्टेबिलिटी। कितना आसान है भाई, जो स्टेबल है वो कुछ खा लेगा, खा लेगा मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा, तो रिलीज वाली एनर्जी घट जाएगी। तो एब्जॉर्ब एनर्जी पॉजिटिव होती है, रिलीज निगेटिव। तो ये माइनस में प्लस कुछ खाएगा ना, तो जो खाया उसके बाद नेट इतना आया है। तो क्या कहोगे बताओ, मॉड किसका बड़ा होगा? एक्स का कि वाई का? वाई का बड़ा होगा। नहीं समझा पाया? जो स्टेबल है उसने कुछ खा लिया तो उसका कम हो जाएगा, घट जाएगा। नोट देखो, नोट पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ो, समझ लो मैं क्या पढ़ा रहा हूं। ये पार्ट ए है। पार्ट बी में आप 3 रिएक्शन कराएंगे, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। 3 कंबस्शन कराएंगे, तीनों की रिएक्शन कंपेयर करेंगे। करो, जिनको अपने से करना है वो करें अगली स्लाइड पे। तुम साथ साथ लिखा करो, जब इतना आसान। टाइम अप। P4 व्हाइट, P4 रेड, P4 ब्लैक का कंबस्शन कराओ। पार्ट बी, पार्ट बी में जाओ। तुम सब पागल हो, मैं घर जा रहा हूं। चलो एक बार फिर से आगे बोल। P4 प्लस O2, हाँ P4 व्हाइट, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद ज्यादा होगी अबंडेंट। जो स्टेबल है वो ज्यादा अबंडेंट होगा, तो ग्रेफाइट ज्यादा अबंडेंट है। अगर स्टेबल ना होता तो बदल जाता किसमें? डायमंड में। जनरली ऐसा ही होता है। सवाल पार्ट बी में क्या लिखने वाला हूं, 3 रिएक्शन लिखूंगा, एक्स वाई जेड लूंगा, लेकिन किसके लिए? बी पार्ट। पी वाइट प्लस O2 gives 2P2O5 x किलो जूल। P4 रेड प्लस 5O2 gives 2P2O5 माइनस y किलो जूल। P4 ब्लैक प्लस 5O2 gives 2P2O5 माइनस z किलो जूल। कंपेयर करो सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा वैल्यू कौन होगी? सबसे स्टेबल कौन है? ब्लैक, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि उसने खा लिया होगा। और सबसे रिएक्टिव कौन है? बस उसका ज्यादा जाएगा। तो y इज ग्रेटर देन, आई एम सॉरी, हाँ हाँ क्या बोला? वाइट क्यों बोला? क्या बोला? y बोला क्या? नहीं 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 नहीं, वाइट बोला होगा ना आप लोगों ने। हाँ फिर तो ठीक है, जो y सुनाई दिया ये आएगा ना आंसर। ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा हीट का ऑफ कंबस्शन। सही कर रहे हो, करते जाओ। दूसरा सवाल,
थोड़ा इसको रिलेट करना घर पर भी बैठ के कि जो स्टेबल है ना उसका हीट ऑफ कंबस्शन कम होगा, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी को कट करने के लिए कुछ खा लेगा। चलिए, शांति शांति शांति, यहां पे सब शांति है। लिखो हेडिंग, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रेडिकल्स इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हम मिलाएंगे तब पूरी बात समझ आएगी। इस टॉपिक के अंदर मुझे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के साथ भी डील करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के आप मास्टर हो, और अगर नहीं हो ना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। इवनिंग बैच एट 4 PM। आज 4 बजे वो क्लास होगी जो कल 2:45 पे हुई थी। मैसेज आया है, मुझे मारो मारो, मेरी तो क्लास है ना 2 बजे आज का। होता है, होता भी सीख रहे हैं ना वो लोग। मैं 4 बजे नहीं है, 4 बजे है। चार ही बजे है ना, मैं तो, उन्होंने गलत मैसेज भेजा है आपको, अपडेट जाएगा अभी। सुनो, चार बजे है, 4 बजे। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या है, सबसे पहले एक, चुप हो जाओ, अब इतना कौन साफ करेगा भाई। देखो, न्यूट्रलाइजेशन है रिएक्शन ऑफ एसिड बेस, ठीक। हर डेफिनेशन में हमने अमाउंट को फिक्स रखा है, कभी 1 मोल लिया है तो कभी 1 मोल जलाया है। यहां पास हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। आप थोड़ी देर के लिए हल्का फील करने के लिए उसको 1 मोल मानो, 1 मोल मानो, मानने में क्या है, 1 मोल नहीं बल्कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे। बोलो तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट, पर फील करो 1 मोल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड को 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट बेस द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है। फिर चाहे वो कितने भी H+ देता हो, कितने भी OH- देता हो। आई नो तुमने कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ बोला भी नहीं। इस रिएक्शन को देखो, बताओ किस रिएक्शन में 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मोल NaOH की जरूरत पड़ेगी। इतना आराम से बोलता हूं फिर भी तुम जाहिल कहां से आए हो जंगलियों। 1 मोल H2SO4 को सरेंडर करने के लिए कितने मोल NaOH चाहिए, 2 चाहिए। 3-4 बार बोल लो, 2 मोल चाहिए ना। अच्छा, 1 मोल बोला मैंने, ये है मोल कॉन्सेप्ट, कि जहां ये मैटर करता है कि ये भाई साहब कितने H+ देंगे, 2, इसीलिए हमें 2 NaOH लाना पड़ेगा। लेकिन इससे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जहां पे ये नंबर संबर मैटर नहीं करते। सीधा फंडा है कि अगर A B से रिएक्शन कर रहा है तो दोनों के इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करेंगे। इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट, आई मीन टू से कि 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रल करने के लिए 2 मोल NaOH चाहिए, मगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जहां मैटर नहीं करता कोएफिशिएंट कितना है, जहां बैलेंसिंग से आप बच सकते हैं। मुबारक,
बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। आपने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा ना मोल कॉन्सेप्ट में, उसका इस्तेमाल आने इक्विलिब्रियम में करूंगा। उससे पहले उस 4 बजे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा क्या होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। सुनो बच्चों, लिखोगे पहले क्या, मैं समझोगे और थोड़ी बात। अगर मैं आपसे पूछूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने ग्राम इक्विवेलेंट NaOH की जरूरत पड़ेगी? जवाब होगा 1। ये लॉ है, लॉ। क्या इसे बोलते हैं? इक्विवेलेंस लॉ। कि एलिमेंट्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, व्हाटएवर, दे ऑलवेज कंबाइंड इन सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या सेम रेशियो ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अच्छा ठीक है, तो लिख लेते हैं फिर। एंथैल्पी चेंज लिखो, एंथैल्पी चेंज या हीट रिलीज्ड ऑलवेज नेगेटिव इन न्यूट्रलाइजेशन of 1 gram equivalent acid by 1 gram equivalent base। मुझे नफरत है अपनी इस पे राइटिंग से। 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस। पर हमारे बचपन में टीचर कहते थे जो लोग राइटिंग जिनकी खराब होती है वो पढ़ने में अच्छे होते हैं। मैं अभी तक वो ढूंढ रहा हूँ बात कहाँ सही है। एंथैल्पी चेंज इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज कॉल्ड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। फिर कभी बनाते हो, मॉड्यूल सॉल्व करते हो? हाँ, हो ही नहीं रहा है। होता है। कभी क्वेश्चन लेके आओ, डाउट जैसे HCl प्लस NaOH, ये रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे NaCl प्लस H2O। आपको पता है NaCl कुछ बना ही नहीं है, मतलब आप ये कहोगे इसमें बनता है NaCl, ये कहना ही गलत है। NaCl तो पहले से था उसमें, वो वैसे ही है, ये अभी भी टूटा हुआ है Na प्लस Cl माइनस। मेन जो बना है वो वाटर है। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी निकली होगी, इस रिएक्शन के एंथैल्पी को आप क्या नाम दोगे? डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। क्यों? 1 मोल है, 1 मोल है, 1 मोल ही तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी होता है उनके लिए जिनका एन फैक्टर 1 होता है। लास्ट की लाइन वापस लेता हूं, H प्लस प्लस OH माइनस, ये मेन रिएक्शन है एसिड बेस के अंदर। ये जब मिलते हैं तो पानी बनता है, ठीक है। एक H प्लस और एक OH माइनस के मिलने से पानी बनता है। तो एक H प्लस और एक OH माइनस जब मिलेंगे तो जो डेल्टा एच रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो -13.7 6 की 7 हाँ 7 -13.7 किलो कैलोरी या -57.1 लेते हैं लोग, 2 भी लेते हैं, 3 भी लेते हैं, मैं 3 लेता हूँ, किलो जूल होगा पर इक्विवेलेंट। यानी ये वैल्यू हमें पहली बार मिली है जो याद करनी है अब तक की कहानी में। अभी तक कोई भी एंथैल्पी याद नहीं करनी पड़ती थी, पर यहां ये याद करनी पड़ेगी। इसको मैं और अच्छे से समझाता हूं विद एन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में लिखेंगे इसको। जब भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, जल्दी लिखो, मैंने पहले से लिखा है, हटा, ये क्या लिखा है? जब क्यों लिखा तूने? अरे अभी समझा रहा था। इक्विलिब्रियम, यस, ये चलने वाला है। हाँ, आपकी मर्जी, कर दीजिए, यू हैव ऑल राइट्स।
अब जिस तरह से तड़ पाएंगे। पीता है सिगरेट, है ना? बेशरम कहीं का। आने दे पीटीएम। पीटीएम होगा ना, पीटीएम ऐसे सामने पापा बैठे होंगे बिल्कुल। जल्दी जल्दी लिख लो, लिख लिया क्या? ना आज शायद आएगी, पता नहीं। बप्पा खाया। हाँ 4 बजे। हमें मतलब तुझे मैं क्यों बताऊंगा मेरी क्लास कब है, मुझे सिर्फ तुझे। हाँ जो एक्स्ट्रा मोल कंसेप्ट क्लास है वो 4 बजे है, बाकी दुनिया से क्या मतलब। 4 PM। रिकॉर्डिंग आज कोशिश की जाएगी कि आपको दी जाए, ठीक है? असाइनमेंट अंदर रखते जाओ। ये अभी आपको कुछ ये इक्विलिब्रियम का है, आगे आएगा, रखो अंदर जल्दी से। पैक 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 पैक। सुनो ध्यान से अब। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। एक होता है वीक एसिड, वीक बेस। इन पर पीएचडी होगी अगले चैप्टर में, नाम है इक्विलिब्रियम। अभी थोड़ा सा समझौता कर लो कि HCl, HBr, HI, H2SO4 एंड HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3। एक और है, अब लिख ही देता हूं, HClO4। इतने क्या हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इस ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड वीक बेस हैं। तौबा तौबा, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, KOH, NaOH वगैरह। KOH, NaOH वगैरह क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। अभी थोड़ा समझौता कर लो इनसे। और NH4OH क्या है? वीक बेस है, वीक बेस। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताए कोई HNO2 क्या है? HNO2 कैसा एसिड है? HNO2 कैसा एसिड है? बताओ बच्चों, HNO2 कैसा एसिड है? जल्दी बोलो यार। स्ट्रॉन्ग की वीक? वीक। जो स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं थोड़ा सोचें, कॉमन सेंस बेच लिया तुमने। ये लिखा है ना, यही केवल स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अलावा करोड़ों एसिड हैं, वो सब वीक हैं। किनका किनका नाम लूंगा मैं? इनके अलावा सब क्या है? वीक हैं। जैसे एस्टिक एसिड, जैसे फॉर्मिक एसिड, चींटी वाला एसिड, सिरका वाला एसिड, विनेगर वाला, नींबू वाला एसिड, दही वाला एसिड, सब क्या है? वीक एसिड है। टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ब्ला ब्ला। खैर, तो जो वीक एसिड है, वीक एसिड, मेरी बात ध्यान सुनना, वीक और स्ट्रॉन्ग में का डिफरेंस क्या है? सुन रहे हो ना? जो वीक एसिड है बेसिकली वो मोल स्टेबल होते हैं। हाँ अब सदमा लगेगा, अब मजा भी आएगा मुझे। जो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, स्ट्रॉन्ग क्यों है पता है? क्योंकि ये पानी में पूरा टूट जाते हैं। अब सोचो, पूरा टूट जाना मतलब अनस्टेबल। पूरा टूटना मतलब अनस्टेबल। और ये लोग कहते हैं वीक वाले, हम नहीं टूटेंगे पूरा, मतलब वो स्टेबल है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड असल में
लेस स्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल बोल दूं, अनस्टेबल लोग। और जो वीक वाले होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल, स्टेबल। वीक एसिड क्या होंगे, स्टेबल। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए, मेरा मकसद भी यही था भाई। हम पहले पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, अब मैं बता रहा हूं कि हम उसे स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पूरा पूरा टूट जाता है। तो कौन टूटेगा बे, जो अनस्टेबल होगा। तुम्हारे पास वर्ड ही नहीं है, टर्मिनोलॉजी ही नहीं है, स्कूल तो गए नहीं। अब दूसरी बात सुनो, जो वीक एसिड है वो कहता है मैं नहीं टूटूंगा, इसका मतलब उसके बॉन्ड्स क्या हैं, स्टेबल हैं, स्टेबल है वो, स्टेबल। अब लगी, इस बात का भरपूर इस्तेमाल होगा अभी 2 मिनट के बाद। दूसरा पॉइंट पे आता हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड और 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्शन करते हैं ना, तब जाके एनर्जी इतनी निकलती है। ये एनर्जी कब निकलेगी, जब ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से आए होंगे। क्योंकि आप क्या करोगे, मान लो आपने लिया 1 मोल एसिटिक एसिड, 1 मोल, 1 मोल। अब आप मुझे बताओ क्या ये मुझे 1 मोल H प्लस देगा। अब मेरे रिएक्शन देखेंगे फिर आंसर देंगे। क्या ये मुझे 1 मोल H प्लस देगा, नहीं देगा, क्योंकि ये वीक एसिड है, पूरा टूटेगा ही नहीं। जब पूरा टूटता तभी तो पूरा पूरा H प्लस सप्लाई करता। नहीं समझ आ रहा है। इसलिए इस बार जो एनर्जी होगी, रिलीज एनर्जी, वो -13.7 नहीं होगी। HCl लेंगे आप तो पूरा टूट जाएगा, तो पूरा H प्लस फ्री कर देगा, H प्लस जाके रिएक्शन करेंगे और एनर्जी इतनी रिलीज होगी। तो लिखो अंग्रेजी, बहुत हुआ तुम्हारा टाइम पास। क्या कि इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग पर अंडरलाइन, डेफिनेशन से बाहर आ गया मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस, कॉमा, रिलीज एनर्जीज -13.7 किलो कैलोरी या -57.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट। और अगर कोई एक भी वीक हो गया तो इस रिलीज, कोई एक भी वीक हो गया मतलब स्टेबल हो गया, हाँ, कोई एक भी वीक हो गया मतलब स्टेबल हो गया, तो फिर इस रिलीज एनर्जी का कुछ हिस्सा उसकी स्टेबिलिटी को ओवरकम करने में खा जाएगा। तुम्हें कैसे पता ना चला। समझाऊं मैं क्या पढ़ा रहा हूं। अगले एग्जांपल देखो, मैंने लिया यहां पर NaOH का अमाउंट और यहां लिया H2SO4 का अमाउंट, और आप लोग मुझे बताइए यहां पर डेल्टा H रिएक्शन कितना होगा। इनको रिएक्शन कराऊंगा, अच्छा सुनो, ये रिएक्शन कराऊंगा, यहां प्लस कर सकता हूं मैं। फिर से शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे, फिर से जो अंदर का जीन है ना वो बाहर आ रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैंने लिया 40 ग्राम NaOH और क्या तुम्हें याद है 49 ग्राम H2SO4, बताओ इसमें कितना हीट निकलेगा। भाई टेबल बनाइए, मोल निकालिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालिए, फिर तो बता पाएंगे। तो सोना तुझे किसने मना किया है, सब कुछ अलाउड है सिवाय बात के, सब कुछ अलाउड, सब कुछ, बात नहीं कर सकता बस। हाँ गलती सही हो गई, देखा कहाँ किया। अब चलो समझते हैं पूरी बात, फिर आपका आंसर मैच हो गया अगर बाइट मिस्ट। सब लोग सुनो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के फार्मूले 3 होते हैं, तो मुझे इसमें तो 2 ही बहुत इस्तेमाल करने।
ये यहां दे देता हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट इज इक्वल टू होता है n इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर, या होता है W बाई ई जिसका बहुत कम इस्तेमाल, या होता है NV बाई 1000 जहां पर V ml में होगा, तुम क्या जानो ये क्या बला है, या NV जहां V लीटर में होगा। इतने फार्मूले हो सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के, जो आपने मोल कॉन्सेप्ट में PhD कर रखा है। खत्म हो गई क्लास। कूल कूल समझाऊं, वापस चलूं? तो यहां पर क्या दिया है देखो बच्चों, मोल मास। तो यहां फटाफट देखो, सॉल्व करूंगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा मुझे, बात बिल्कुल मत करो। मोल बताओ, मोल क्या, इसका मोल 1 आएगा, इसका एन फैक्टर बताओ बच्चों। NaOH का एन फैक्टर 1 होता है, क्योंकि जितने OH देगा वही एन फैक्टर, जितना H प्लस देगा वही एन फैक्टर। तो बताओ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। आइए इसके पास चलते हैं, नंबर ऑफ मोल कितना आएगा, 49 डिवाइड बाई 98, हाफ आएगा। एन फैक्टर बताओ बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट बताओ बच्चों, फिर से 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के कितने कितने ग्राम इक्विवेलेंट हैं, इसका मतलब मुबारक इससे कुछ होता है। क्यों समझ रहे हो, समझ रहे हो, तुम तो ये समझोगे ही, बाकी तुम्हें क्या समझ आता है। तो यहां पर वैल्यू, यहां भी 1 यहां भी 1, तो LR लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है, दोनों पूरा रिएक्शन कर जाएगा, पूरा रिएक्शन करेगा। एनर्जी कितनी होगी, -13.7 किलो कैलोरी। क्लियर, तुम्हें समझा? अच्छा एक बात बताओ, रुक जाओ, अगर इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट होते और इसका 1 होता, तब भी एनर्जी इतनी ही आती, क्योंकि 1 वाला LR हो जाता लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये 1 है तो 1 से करता, 1 छोड़ देता, तो जितना करता उतनी तो एनर्जी निकलेगी ना, समझ रहे हो। तो दूसरा दूसरा सेट 0.2222 नॉर्मल, शांति से बैठो, 100 ml, और ये है कम लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, हाँ 0.1 नॉर्मल 100 ml, ये करके दिखाओ। चैलेंज, एंड यू लाइक चैलेंजेस राइट। तो ग्राम इक्विवेलेंट बार कितना आएगा, ये सब सवाल है, एक एक सवाल है, ये अंग्रेजी में लिख के आएगा इतना, ये इतने के साथ मिला दिया गया, बताओ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी होगी। तो ये टेबल में लिखा रहा हूं मैं। सो इक्विवेलेंट आएंगे NV बाई 1000, है ना, क्योंकि यहां क्या है ml में है, NV बाई 1000। तो ऐसे ऐसे निकालोगे तो, अबे 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 कैलकुलेट ना करो भाई, 220 दिमाग खराब नहीं, 0.2 इंटू क्या बे, हाँ ये आ जाएगा 1/50, और इसका कितना आ जाएगा, इसका भी ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैसे कैसे बाबू, इसका भी तो यही फार्मूला होगा क्या, इसका फार्मूला बदल जाएगा क्या, इसका बदल जाएगा, एन फैक्टर आएगा क्या इसमें, तो फिर इसका भी तो यही होगा, सेम इसका भी आएगा 2/, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहां गया बे, अगर मास्टर पागल हो जाए तुम भी पागल हो जाओगे। हाँ बोल तो रहे हो, लेकिन तुम फिर डिफेंस तो नहीं कर पा रहे हो ना। 0.1 इंटू 1/100। अब सोचो इसमें से LR कौन हुआ इस बार, ये 1/100 बड़ा कि 2/100 बड़ा, अच्छा कौन बड़ा, मारूंगा वार, 2/100, इसका मतलब वो ज्यादा है ये कम है, तो जो कम है वो पूरा खत्म हो जाएगा। सुनो
ये फैसला करेगा कि वो कितना रिएक्ट करेगा। जितना ये है उतना NaOH लेकर चला जाएगा, बाकी छोड़ देगा। तो रिएक्ट रिएक्ट कितना करेगा? 1/100 ग्राम इक्वलेंट रिएक्ट करेगा, 1/100 ग्राम इक्वलेंट। तो एनर्जी बताइए जनाब, एनर्जी बताइए। -13.7 इंटू 1/100। इस तरह सवाल करना है, बारीकी से समझो। तो एयरटेल का प्रचार क्यों कर रहा है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी मतलब एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन 100% मार्क्स चाहिए। एनसीईआरटी 100% पढ़ो। इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, पर अभी तो नहीं पढ़ोगे, बाद में पढ़ोगे। जल्दी करो। तीसरा सेट, मतलब इसी टेबल को कंटिन्यू करो आप। लिख रहा देगा, लिख रहा देगा। जो लोग लिख रहे हैं वो लिखें, जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो आगे बढ़े। इसमें ले लो 2 मोल, इसमें ले लो 2 मोल, 2 मोल करो, 2 मोल, इसके 2 मोल, इसके 2 मोल। अगला सेट तीसरा, दोनों के 2 मोल। इनको समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। फॉग, ये ना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नहीं, ये तो टोटल लिख देना, रिएक्शन की है। इतना पर इक्विवेलेंट होता है, इतना टोटल है, नोट पर इक्विवेलेंट। ये समझो डेल्टा रिएक्शन है। बात को समझो, डेफिनेशन तो फिक्स है। अब जब आप इसको इतना लोगे, इसको इतना लोगे, क्या तब भी उतनी एनर्जी निकलेगी? नहीं ना। तो एक तो डेफिनेशन होती है, एक होती है कि आपने कितना मिलाया, तो जितना मिलाया उसके हिसाब से निकलने वाली एनर्जी है। ये टोटल एनर्जी है, ये वैल्यू है पर इक्विवेलेंट। तो जब पर इक्विवेलेंट पूछेगा तो फिक्स है ना। नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। एक होता है डेफिनेशन। भाई आपसे कहा जाए एक कार्बन की जो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है वो, सुनो सभी लोग, कार्बन की एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन -30 किलो जूल पर मोल है। तो बताओ कि 100 ग्राम कार्बन को जलाने में कितनी एनर्जी निकलेगी? तो क्या करोगे? 100 ग्राम का मोल निकालोगे, फिर 1 मोल का पता है, इंटू कर दो, ये वही है। 1 ग्राम इक्वल का पता है, तो अब मैं इनके ग्राम इक्वल निकाल रहा हूं, फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कहां थे हम लोग? यहां थे। चलो बताओ, ये मोल है 2, स्लाइड चेंज और रुक जाओ। 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल। ए सू मत किया करो। यहां पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल 2 है, तो ग्राम इक्वल कितना आएगा? 2 इंटू 1। यहां आएगा ग्राम इक्वलेंट, बहुत पढ़ा दिया, 2 इंटू 2। अब बताओ LR कौन है? ये LR है। तो जो रिएक्शन की पूरी एंथैल्पी आएगी, वॉइस ऑफ ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, थोड़ा मैं यहां पर ध्यान, क्वेश्चन से एक बात समझाऊंगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग है। दुनिया की हर रिएक्शन की कुछ एंथैल्पी होती है, लेकिन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में शर्त है कि वो पर ग्राम इक्विवेलेंट होती है, पर ग्राम इक्विवेलेंट, समझ गए। तो मान लो आपको दे दिया गया अमाउंट, ये अमाउंट दिया गया ऐसे कि 2 मोल NaOH ट्रीटेड विद 2 मोल H2O4। बताओ व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? तो आंसर -13.7 ही रहेगा, क्योंकि वो डेफिनेशन पूछ रहा है तुमसे। जरा घुमा फिरा के कहते तुम कहां जा रहे हो, जाओ जाओ, कोई बात। क्वेश्चन, सौ ग्राम NaOH is mixed in, और सुनाओ,
2 molar 100 ml H2SO4 solution. Find what is enthalpy of न्यूट्रलाइजेशन. कम ऑन, पहले डेफिनेशन समझ रहे हो. इन किलो जूल पर इक्विवेलेंट. बता दे आंसर. सॉल्यूशन. बड़ी मेहनत करोगे पर आंसर पता है क्या है? -7.3 किलो जूल पर इक्विवेलेंट. खत्म. चेक इट हाउ. ये तुमसे तो डेफिनेशन पूछ रहा है भाई. हाँ, ये कहता कि टोटल एनर्जी बताओ कितनी निकली होगी जब इसने इससे रिएक्शन किया होगा, तो अब फिर आपको करना होता एलआर निकाल के. यहां क्या पूछा है? पर इक्विवेलेंट. और ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग. कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग. तो फिक्स है. समझ गए? विदाउट कैलकुलेशन. अच्छा, अगर वीक एसिड आ जाए, वीक बेस आ जाए, तो वो समझाता हूं अगली स्लाइड में. बहुत जबरदस्त. लिख रहे हो क्या? PW cares. देखो, आप थोड़ा लास्ट में कहते हैं जब आप थकने के बाद पढ़ते हो तभी भीड़ से आगे जाते हो. ध्यान सुनो. अब अगर आप वीक एसिड लेते हो तो वीक एसिड अपनी स्ट्रेंथ को, वो स्टेबल होगा ना. वीक एसिड, वीक बेस आर स्टेबल. तो वो अपनी स्टेबिलिटी को तोड़ने में कुछ एनर्जी खा जाते हैं. मतलब प्लस में हो जाएगा. तो समझना. अब ये बात मैं थ्योरी में अगली क्लास में दिखाऊंगा. आप अभी रिएक्शन वाइज समझो. मान लो मैंने लिया CH3COOH प्लस NaOH. आराम सोचिए, रिएक्शन तो हो गई, पूरा खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा. ये बन गया प्लस, ये बन गया प्लस. लेकिन इस रिएक्शन की एंथैल्पी को क्या आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहोगे? बोलो, क्यों नहीं कहोगे? भाई यही तो गड़बड़ है यार. मैं क्या बताऊं यार. हट. पढ़ो इसको. इसमें कहा लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग? कहीं लिखा? पढ़ो इसको. इसमें लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग. अबे ये वैल्यू निकालने के लिए स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है. ये वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है ना. जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे तो वैल्यू इतनी होगी. अब जब वीक हो जाएंगे तो वैल्यू घट जाएगी, पर नाम उसका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही होगा. मैं मर जावा. कहां गया? ये देखो, इस रिएक्शन की एंथैल्पी का नाम तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, मगर उसकी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, मगर उसकी वैल्यू -13.7 नहीं होगी, बल्कि कुछ से कम होगी. तो प्लस में आएगा वो, तभी तो कम करोगे क्या. सुनो. इसने इसका कुछ हिस्सा खा लिया. क्या करने के लिए खा लिया? अपनी स्टेबिलिटी को तोड़ने के लिए. तो उसको प्लस x मान लो. ये फार्मूले पे सवाल आता है. ये फार्मूला बन गया जहां ये x क्या है? x इज द एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन. उसको तोड़ने में ना लगे. अभी ये हिंदी बोल रहा था. तोड़ने में कुछ एनर्जी खा लेगा, उसे बोलेंगे एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड. समझ सको तो समझो. अच्छा रुक जाओ 1 मिनट 2 सेकंड, क्लास खत्म करता हूं एवरीबॉडी. अच्छा, अगर ये वीक होता, ये स्ट्रांग होता, तो नाम बदल जाता. अच्छा, दोनों वीक होते तो x प्लस वाई लेते. एक इसके लिए होती, एक उसके लिए होती. ठीक है, इतना रिवाइज करिएगा, फिर पढ़ते हैं. थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन. 1 सेकंड मैं वापस दूंगा. वेट